अरे ओ करमजली, तू मर क्यों नहीं जाती? जिस दिन तू मर जाएगी उसी दिन मेरे बेटे की शादी किसी अमीर खानदान में होगी। निकाल जा मेरे घर से अभी के अभी। माधोपुर नाम के एक छोटे से गांव में एक बुजुर्ग औरत रहती थी जिसका नाम धनिया था। उसके 2 बेटे थे, हरि और सोहन, और दोनों ही शहर में काम करते थे। घर में धनिया के साथ उसकी 2 बहुएं रहती थी, बड़ी बहू राधा और छोटी बहू माया। एक दिन सुबह सुबह धनिया आंगन में बैठी चूल्हा जला रही थी। हल्का हल्का धुआं हवा में फैल रहा था और पास में राधा बैठकर आटा गूंद रही थी। तभी धनिया उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है कि अरे राधा, जरा जल्दी जल्दी कर, तेरे हाथ में तो जैसे मिठास बसी है। तेरे हाथ की रोटी का स्वाद ही कुछ और होता है। और फिर अचानक उसका चेहरा सख्त हो जाता है और तिरस्कार से बोल पड़ती है कि और एक वो है कलंकिनी, जिस काम को हाथ लगाती है वो भी बिगड़ जाता है। राधा हल्की हंसी के साथ बात संभालते हुए कहती है कि अम्मा, आप भी ना बस यूं ही मेरी तारीफ करती रहती हैं। इतने में माया गांव के कुएं से पानी भरकर लौटती है। उसके कपड़े भीगे हुए थे, चेहरा थका हुआ था और हाथ में भारी बाल्टी थी। जैसे ही वहां आंगन में आती है, धनिया उसे घूरते हुए तीखे स्वर में कहती है कि अरे महारानी आ गई हो, कहाँ घूम रही थी अब तक? माया सिर झुकाकर धीरे से जवाब देती है, अम्मा, मैं कुएं पर पानी भरने गई थी। आज पानी थोड़ा गंदा था, फिर भी मैं ले आई। धनिया तुरंत उसे टोकते हुए कहती है कि यही रख दो, और सुन, चूल्हे के पास मत आना, कहीं तेरी वजह से सारी सब्जी खराब न हो जाए। यह सुनकर माया चुपचाप बाल्टी रखती है और बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। घर के एक कोने में बैठकर माया अपने हाथ में एक पुराना चूड़ी का डिब्बा पकड़े रहती है। वो उसे खोलकर देखती है और फिर धीरे से खुद से कहती है, काश अम्मा मुझसे भी वैसे ही बात करती जैसे राधा दीदी से करती हैं। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की, बस अपने मन से शादी कर ली। ये कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं जो धीरे धीरे उसके गालों पर बहने लगते हैं। शाम का समय होता है। आंगन में हल्की ठंडी हवा चल रही होती है। धनिया और राधा साथ बैठकर चाय पी रही होती हैं, जबकि माया रसोई में बैठकर चुपचाप बर्तन धो रही होती है। तभी धनिया चाय की चुस्की लेते हुए पूछती है, बहू, इस बार तेरे मायके वालों ने तुझे बुलाया है क्या? हाँ, बुलाया है। हाँ अम्मा, भैया ने चिट्ठी भेजी है, अगले हफ्ते सावन में सबको घर बुलाया है। बहुत अच्छा, मैं जरूर जाऊंगी। अरे वाह, तो फिर मैं भी तेरे साथ चलूंगी। बड़े लोग हैं, हमारा खूब आदर सत्कार करेंगे। इतने में माया रसोई से बाहर आती है और हिम्मत जुटाकर धीमे स्वर में कहती है, अम्मा, मैं भी सावन में अपने मायके जाना चाहती थी। माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तेरे भैया भाभी तो वैसे ही गरीब हैं, वहाँ जाकर तू क्या करेगी? तुझे कोई फायदा नहीं होगा। यह सुनकर माया एकदम चुप हो जाती है। उसकी आंखों में जो उम्मीद थी वो धीरे धीरे बुझ जाती है। रात का समय होता है। माया अपनी खाट पर लेटी होती है, लेकिन उसे नींद बिल्कुल नहीं आ रही होती। वह छत को घूरते हुए सोचती रहती है कि शायद मुझे चुप रहकर ही सब कुछ सहना होगा, लेकिन दिल के अंदर एक दर्द भरा सवाल उठता है। माँ सही कहती थी, इस दुनिया में अमीर गरीब का फर्क लोग कभी नहीं भूलते। होते ही आंगन में बंधी गाय के पास हलचल शुरू हो जाती है। राधा दूध दोहकर उसे रसोई में रखने जाती है। तभी अचानक उसके हाथ से दूध का बर्तन फिसल जाता है और सारा दूध जमीन पर फैल जाता है। वह घबराकर तुरंत बोल उठती है कि अरे, ये क्या हो गया? इतना सारा दूध गिर गया। अगर अम्मा को पता चला तो वो बहुत चिल्लाएंगी। अब मैं क्या करूं? कुछ पल के लिए वह सोच में पड़ जाती है। फिर उसके चेहरे पर एक चालाक मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचती है कि क्यों ना इस गलती का इल्जाम माया पर डाल दूं। वैसे भी अम्मा को उस पर भरोसा नहीं है, वो मेरी बात तुरंत मान जाएंगी। इतना सोचकर वह आंगन में आती है जहां माया बर्तन धो रही होती है और सामान्य स्वर में कहती है कि माया, मैंने रसोई में टोकरियां रखी हैं, जरा जाकर ले आओ। माया सीधी सादी आवाज में जवाब देती है कि ठीक है दीदी, अभी लाती हूँ।
और बिना कुछ सोचे कमरे की तरफ चल देती है। जैसे ही माया कमरे में दाखिल होती है, राधा तुरंत दौड़कर आंगन में जाती है और अपनी सास को आवाज लगाती है कि अम्मा जल्दी चलिए, देखिए माया ने क्या कर दिया है। दोनों तेजी से कमरे की तरफ पहुंचती हैं। अंदर माया टोकरियां उठाए खड़ी होती है और जमीन पर दूध फैला हुआ दिखाई देता है। ये देखते ही धनिया गुस्से से लाल हो जाती है और चिल्लाकर कहती है कि अरे कलंकिनी, कुछ अच्छा भी करेगी या नहीं? इतना सारा दूध गिरा दिया। माया घबराकर सफाई देती है कि नहीं अम्मा, मैं तो अभी अभी यहाँ आई हूँ। ये दूध तो पहले से गिरा हुआ था। लेकिन राधा तुरंत बीच में बोल पड़ती है कि अम्मा ये झूठ बोल रही है। अभी थोड़ी देर पहले इसने मेरे सामने बर्तन को टक्कर मारी थी और अब बहाने बना रही है। माया कांपती हुई आवाज में कहती है कि नहीं दीदी, मैं कसम खाती हूँ, मैंने दूध नहीं गिराया। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे डांट दिया जाता है कि ज्यादा जबान मत चलाओ, गलती की है तो सजा भी भुगतनी पड़ेगी। फिर सख्त लहजे में कहा जाता है कि आज से घर का सारा काम तू ही करेगी, और हाँ, जंगल से लकड़ी लाने का काम भी अब तुझे ही करना होगा। ये सुनकर माया बिल्कुल चुप हो जाती है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं और आंखों में आंसू भर आते हैं। वो बिना कुछ बोले कमरे से बाहर निकल जाती है। आंगन के एक कोने में बैठकर वो सोचने लगती है कि जो गलती मैंने की ही नहीं, उसका बोझ भी मुझे ही उठाना पड़ेगा। इसके बाद माया बिना रुके काम में लग जाती है। सुबह से लेकर दोपहर तक वो लगातार काम करती रहती है। पहले आंगन में झाड़ू लगाती है, फिर पोछा करती है, फिर बैठक साफ करती है। उसके बाद बर्तन धोती है, कुएं से पानी भरकर लाती है और गाय को चारा डालती है। इतना सब करने के बाद भी वो नहीं रुकती, बल्कि रसोई में जाकर नाश्ता बनाना शुरू कर देती है। कुछ देर बाद नाश्ता तैयार हो जाता है। माया थाली लेकर आंगन में आती है और धीरे से कहती है कि अम्मा, नाश्ता तैयार है। माया ने चुपचाप नाश्ता परोसकर दे दिया और खुद बैठक में जाकर पोछा लगाने लगी। सारा काम खत्म करने के बाद वह नहाकर अपने कमरे में आई और थकी हुई हालत में बैठकर नाश्ता खाने लगी। उसने अभी 1-2 निवाले ही खाए थे कि तभी अचानक धनिया और राधा कमरे में आ जाती हैं। धनिया उसे देखते ही तेज आवाज में कहती है कि अरे बहू, तुम बाद में नाश्ता कर लेना, अभी तुरंत प्याज के स्वादिष्ट पकोड़े बनाओ। गांव की औरतें आने वाली हैं, और हाँ, ढेर सारे पकोड़े बनाना, साथ में हरी चटनी भी। माया घबराकर धीरे से कहती है कि माँ जी, अभी तो मैंने नाश्ता शुरू ही किया है। मैं नाश्ता खत्म करके आपके लिए पकोड़े बना देती हूँ। मैंने कल से कुछ नहीं खाया, मुझे बहुत भूख लगी है। उसकी बात सुनते ही राधा तुरंत ताना मारते हुए बोल पड़ती है कि अरे बाप रे, देखो तो सही, अब ये हमारे खाने पर भी नजर रखने लगी है। मैंने तो आज तक अम्मा के सामने ऊंची आवाज में बात तक नहीं की, और ये तो सीधा मुंह पर मना कर रही है। ये सुनकर धनिया का गुस्सा और बढ़ जाता है और वह कड़क आवाज में कहती है, इतनी हिम्मत, तूने मुझे ना कह दिया? तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया कि अपनी सास से कैसे बात करते हैं? माया ये सब सुनकर घबरा जाती है। उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है, लेकिन वो तुरंत खुद को संभालते हुए हाथ जोड़कर धीरे से कहती है कि माँ जी, मुझसे गलती हो गई, मैं आपसे माफी मांगती हूँ। मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने पकौड़े बनाने से मना नहीं किया, बस इतना कहा था कि मैं नाश्ता खाकर बना दूंगी। लेकिन मैं अभी तुरंत जाकर पकौड़े बनाती हूँ, नाश्ता बाद में कर लूंगी। धनिया थोड़ी सख्ती के साथ कहती है कि ठीक है, अब ज्यादा बातें मत बना, जा और जल्दी पकौड़े बना, गांव की औरतें आने ही वाली हैं। माया अपना नाश्ता वहीं छोड़ देती है और तुरंत रसोई की तरफ चली जाती है। रसोई में पहुंचकर वो जल्दी जल्दी काम में लग जाती है। वो प्याज काटती है, बेसन घोलती है और चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ाकर पकौड़े तलना शुरू कर देती है। साथ ही वो पुदीने की हरी चटनी भी तैयार करती है। थोड़ी ही देर में गरम गरम पकौड़ों की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। माया मेहनत से ढेर सारे पकौड़े बनाती है और उन्हें थाली में सजाकर बैठक में ले जाती है। बैठक में गांव की औरतें बैठी होती है। धनिया और राधा उनके साथ हंस हंस कर बातें कर रही होती है। माया चुपचाप थाली रख देती है। औरतें पकौड़े खाते ही खुश होकर बोल उठती हैं कि अरे वाह, क्या स्वाद है, पकौड़े तो बहुत ही लाजवाब बने हैं।
खाने के बाद तो मन खुश हो गया। औरतों की बात सुनकर माया हल्की मुस्कान के साथ सिर झुकाकर कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पकौड़े पसंद आए, यही मेरे लिए खुशी की बात है। उसकी तारीफ सुनकर राधा के मन में जलन की आग भड़क उठती है। वह चुपचाप बर्तन समेटती है और फिर रसोई में चली जाती है। रसोई में जाकर वह एक झोले में कुछ सूखी रोटियां और थोड़ी सब्जी रखती है और मन ही मन सोचती है कि जंगल तक का रास्ता लंबा है, वापस आने में देर हो जाएगी, यही रास्ते में खा लूंगी। थोड़ी ही देर में माया चुपचाप झोला हाथ में और कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर घर से निकल पड़ती है। जैसे ही माया घर से बाहर जाती है, धनिया और राधा आंगन में साथ बैठ जाती हैं और धीमे स्वर में आपस में बातें करने लगती है। राधा धीरे से कहती है कि अम्मा, एक बात कहूँ, अगर ये माया ऐसे ही जिंदा रही तो हमें जिंदगी भर इसकी गरीबी के ताने सुनने पड़ेंगे। धनिया भौहें सिकोड़कर पूछती है कि क्या कहना चाहती है तू? राधा चालाकी भरी आवाज में कहती है कि देखो अम्मा, अभी ये अकेली उस सुनसान जंगल में गई है। अगर इसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि ये वापस ही ना आए। यह सुनकर धनिया कुछ पल के लिए सोचती है, फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर भी सख्त भाव आ जाते हैं और वह कहती है कि तू सही कह रही है। अगर ये मर जाएगी तो मैं अपने बेटे की दूसरी शादी किसी अच्छे घर में कर दूंगी और इस बार अच्छा खासा दहेज भी मिलेगा। दोनों की आंखों में लालच साफ झलक रहा था। उधर दूसरी तरफ माया खेतों के बीच से होते हुए जंगल की ओर जा रही थी। सूरज सिर पर चढ़ चुका था और तेज धूप पड़ रही थी। कुछ देर बाद वह जंगल के अंदर पहुंच जाती है और कुल्हाड़ी से सूखी लकड़ियां काटना शुरू कर देती है। समय धीरे धीरे बीतता जाता है। कई घंटे गुजर जाते हैं और आखिरकार माया लकड़ियों का एक बड़ा गट्ठर बांध लेती है, लेकिन अब उसके हाथ कांप रहे होते हैं, शरीर थक चुका होता है और पेट में तेज भूख के कारण दर्द होने लगता है। वह धीरे से जमीन पर बैठ जाती है और अपना झोला खोलती है। उसमें से 2 रोटियां और थोड़ी सब्जी निकालती है। वह एक टुकड़ा तोड़कर खाने ही वाली होती है कि तभी सामने की पगडंडी से एक बूढ़ा आदमी चलता हुआ आता दिखाई देता है। उसके सिर पर एक टोकरी होती है जिसमें कुछ कपड़े और जड़ी बूटियां रखी होती हैं। वह बूढ़ा माया को इस हालत में बैठा देख रुक जाता है और उसके पास आकर नर्म आवाज में कि अरे तेरी बेटी, तू इस सुनसान जंगल में क्या कर रही है? माया थकी हुई आवाज में जवाब देती है कि काका जी, मैं लकड़ी लेने आई हूँ। बूढ़ा उसकी ओर गौर से देखता है, फिर उसके हाथों के छालों और आंखों में भरे आंसुओं को देखकर धीरे से कहता है कि तेरे हाथों के ये छाले और तेरी आंखों के ये आंसू बता रहे हैं कि तू किसी बड़ी परेशानी में है। बता बेटी, तेरे साथ क्या हुआ है? माया धीरे धीरे उस बूढ़े आदमी के सामने बैठकर अपनी कहानी सुनाने लगती है। वह कांपती आवाज में कहती है कि बाबा जी, मेरा नाम माया है। मैं माधोपुर गांव की रहने वाली हूँ। मेरी सास और मेरी जेठानी मुझे अपनाती नहीं है क्योंकि मैं गरीब घर से आई हूँ। मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी बनना चाहती थी। इतना कहते कहते उसकी आवाज भर्रा जाती है। वह बूढ़े की तरफ देखती है। उसके होठ कांप रहे होते हैं, जैसे पहली बार किसी अजनबी के सामने अपना दर्द खोल रही हो। वह टूटे फूटे शब्दों में अपनी पूरी कहानी सुना देती है। घर के ताने, अपमान, भूख और हर दिन का संघर्ष। बूढ़ा ध्यान से उसकी बात सुनता है, फिर शांत स्वर में कहता, बेटी, ये दुनिया कभी कभी अच्छे लोगों की ही सबसे ज्यादा परीक्षा लेती है, लेकिन तू चिंता मत कर, तेरा समय भी जरूर बदलेगा। माया बूढ़े की थकी आंखों और कमजोर शरीर को देखती है। उसे एहसास होता है कि वह खुद भूखा है। वह तुरंत अपने झोले से रोटियां और सब्जी निकालती है और आगे बढ़ाते हुए कहती है कि बाबा, आप भूखे लग रहे हैं, ये रोटियां और सब्जी आप खा लीजिए। बूढ़ा मना करते हुए कहता है कि नहीं बेटी, ये तो तू अपने लिए लाई है, तू ही खा ले। माया हल्की मुस्कान के साथ कहती है कि बाबा जी, मैं पहले ही खा चुकी हूँ, शायद ये आपके लिए ही बच गई थी, आप खा लीजिए। बूढ़ा उसकी बात मान जाता है और बैठकर धीरे धीरे रोटी और सब्जी खा लेता है। खाने के बाद वह संतोष भरी सांस लेकर कहता है कि बेटी,
तूने एक भूखे का पेट भरा है, भगवान तेरा भला करेगा और तू ऐसे ही दूसरों की मदद करती रहना। एक दिन तुझे इसका फल जरूर मिलेगा। माया सिर हिलाकर धीरे से कहती है कि ठीक है बाबा, मैं आपकी बात याद रखूंगी। इतना कहकर वो लकड़ियों का गट्ठर उठाती है और गांव की ओर चल देती है। बूढ़ा वहीं खड़ा उसे जाते हुए देखता रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा रहस्य छिपा होता है, जैसे वह कोई साधारण इंसान न हो। शाम तक माया थकी हारी घर पहुंचती है, लेकिन घर पहुंचते ही वह आराम नहीं करती, बल्कि तुरंत रसोई में जाकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। खाना तैयार होने के बाद धनिया और राधा साथ बैठकर पहले खाना खाती हैं। माया चुपचाप खड़ी रहती है और उनके खत्म करने का इंतजार करती है। जब दोनों खाकर उठ जाती हैं, तब माया बचा हुआ खाना खाती है। उसके बाद वह बर्तन धोने में लग जाती है। उसी समय आंगन के एक कोने में धनिया और राधा धीमे स्वर में आपस में बातें कर रही होती हैं कि क्यों ना इसका खाली समय भी काम में लगाया जाए। हमारी जो गाय है उसका दूध निकलवाकर इसे ही गांव में बेचने भेज देते हैं। धनिया सोचते हुए कहती है कि हाँ बहू, तू सही कह रही है। सुबह का काम करके ये सारा दिन यूं ही बैठी रहती है। राधा तुरंत बात को और बढ़ाते हुए कहती है कि अगर ये दूध बेचेगी तो घर में कुछ पैसे भी आएंगे। यह सुनकर धनिया के चेहरे पर लालच भरी चमक आ जाती है और वह कहती है कि कल से तू ही गाय का दूध निकालकर गांव में बेचने जाया करेगी। तेरे पति अभी शहर से लौटे नहीं हैं। माँ जी, मैं तो गांव के लोगों को ठीक से जानती भी नहीं। अरे वाह, अब ये नया बहाना शुरू हो गया। दूध बेचने में कौन सी पढ़ाई लगती है? मोहल्ले की औरतों से बात करना आता है तो दूध भी बेचना सीख ही जाएगी। माया सिर झुकाकर धीरे से कहती है कि ठीक है माँ जी, मैं कल से ये काम शुरू कर दूंगी। उसके बाद वो अपने कमरे में जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैंने हाँ तो कह दिया, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं मेरी किस्मत में और क्या क्या लिखा है। चलो अब सो जाती हूँ, सुबह जल्दी उठना है। अगली सुबह 4 बजे का समय होता है। अंधेरा अभी पूरी तरह छटा नहीं होता, लेकिन माया उठ जाती है। इसके बाद वो एक साफ बर्तन लेकर गाय का दूध निकालती है। थोड़ी देर बाद वो जाकर कहती है कि माँ जी, मैंने गाय का दूध निकाल दिया है और घर का सारा काम भी कर दिया है। तभी उसे आदेश मिलता है कि अब ये दूध से भरी बाल्टी उठाओ और गांव में जाकर बेच कर आओ। आज पहला दिन है, अच्छे से काम करना और याद रखना, वापस आकर रात का खाना भी तुझे ही बनाना है। माया चुपचाप दूध का डब्बा उठाती है और धीरे धीरे गांव की तरफ चल पड़ती है। चलते चलते वो मन ही मन सोचती है कि आज मैं किसी को शिकायत का मौका नहीं दूंगी। अगर मैंने सारा दूध बेच दिया तो शायद माँ जी भी मुझसे खुश हो जाएंगी। रास्ते में अचानक उसकी नजर सड़क किनारे बैठी एक औरत पर पड़ती है। उसके साथ 2 छोटे बच्चे होते हैं। दोनों बच्चों के चेहरे मुरझाए हुए होते हैं और उनकी आंखों में भूख साफ दिखाई दे रही होती है। वो औरत कमजोर आवाज में हाथ जोड़कर कहती है कि बहन, खुदा के लिए कुछ खाने को दे दो, मेरे बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर माया का दिल पसीज जाता है। वो कुछ पल के लिए रुकती है और सोचने लगती है कि अगर मैं सारा दूध बेच दूंगी तो पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन इन बच्चों को भूखा कैसे छोड़ दूं? फिर वो आगे बढ़कर धीरे से कहती है कि बहन, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा दूध तुम रख लो, इससे अपने बच्चों को पिला देना, उनका थोड़ा बहुत पेट भर जाएगा। औरत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो दुआ देते हुए कहती है कि बहन, तूने मेरे बच्चों को दूध दिया, खुदा तेरा भला करे। ये सुनकर माया के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो आगे बढ़ जाती है। थोड़ी देर में वो कुछ घरों में जाकर दूध बेचती है। धीरे धीरे दिन ढल जाता है और शाम का अंधेरा फैलने लगता है। माया थकी हुई हालत में घर लौटती है। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत साफ दिखाई दे रही होती है। अगले दिन फिर एक नई सुबह होती है। माया रोज की तरह जल्दी उठती है, गाय का दूध निकालती है और घर का सारा काम निपटा देती है। थोड़ी देर बाद वह दूध का डब्बा उठाकर गांव की तरफ निकल पड़ती है। गांव की एक औरत मुस्कुराते हुए उससे कहती है कि अरे माया, तुम्हारी गाय का दूध तो बहुत अच्छा है। सच में मेरे बच्चे इसे पीकर बहुत खुश हो जाते हैं। माया हल्के से मुस्कुराकर जवाब देती है कि हाँ बहन, हमारी गाय का दूध सच में अच्छा है। अगर और चाहिए हो तो बता देना, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर वह आगे बढ़ जाती है।
रास्ते में फिर वही गरीब औरत अपने बच्चों के साथ बैठी दिखाई देती है। उसे देखते ही माया का दिल एक बार फिर पिघल जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि मैं इसके बच्चों को रोज थोड़ा थोड़ा दूध तो दे ही सकती हूँ, इससे इनका पेट भर जाएगा। वह बिना कुछ सोचे थोड़ा दूध निकालकर उस औरत को दे देती है और कहती है कि बहन, ये बच्चों को पिला देना। औरत की आंखों में कृतज्ञता भर जाती है। माया आगे बढ़ जाती है और बाकी दूध गांव के कुछ घरों में बेच देती है। फिर शाम तक घर लौट आती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। हर सुबह माया दूध लेकर निकलती, कुछ घरों में बेचती और बाकी जरूरतमंदों को मुफ्त में दे देती। उधर घर में धनिया और राधा खुश रहती हैं कि माया रोज दूध बेचने जा रही है। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि माया की यही अच्छाई धीरे धीरे उसकी किस्मत बदलने वाली है। देखते ही देखते पूरा 1 महीना बीत जाता है। एक दिन गांव की एक औरत धनिया के आंगन में आकर कहती है कि अरे काकी, आपकी बहू तो कमाल कर रही है, रोज घर घर जाकर दूध बेचती है, सुना है अच्छे पैसे भी कमा रही है, और आपकी गाय का दूध तो बहुत बढ़िया है। ये सुनकर धनिया गर्व से कहती है कि हाँ बहू, हमारी गाय का दूध तो बहुत अच्छा है, और ये माया सुबह सुबह काम करके सारा दिन खाली बैठी रहती थी, तो मैंने सोचा थोड़ा दूध बिकेगा तो घर में पैसे भी आएंगे। दोनों चारपाई पर बैठकर बातें करने लगती हैं। थोड़ी देर बाद राधा धीरे से कहती है कि माँ जी, आपसे एक जरूरी बात करनी थी। माया को दूध बेचते हुए 1 महीना हो गया है। अब तक उसके पास काफी पैसे जमा हो गए होंगे। आपको नहीं लगता कि अब उससे हिसाब लेना चाहिए? धनिया सोचते हुए कहती है कि हाँ बहू, तू सही कह रही है। मैंने अब तक उससे पैसों के बारे में पूछा ही नहीं। आज आते ही उससे पूरा हिसाब लेंगे, आखिर ये हमारे ही पैसे हैं। शाम का समय होता है। माया थकी हारी घर लौटती है। उसके चेहरे पर दिन भर की मेहनत साफ नजर आती है और आंखों में हल्का सा डर भी होता है। वो अपने कमरे की तरफ बढ़ ही रही होती है कि अचानक धनिया और राधा उसका रास्ता रोक लेती हैं। उसे घूरते हुए सख्त आवाज में कहा जाता है कि अरे ओ महारानी, रुक, कहाँ जा रही है इतनी जल्दी? फिर तीखे स्वर में पूछा जाता है कि 1 महीना हो गया दूध बेचते बेचते, अब तक तूने हमें एक भी पैसे का हिसाब नहीं दिया। माया घबराकर धीमी आवाज में कहती है कि माँ जी, अभी तो पैसे नहीं मिले हैं, लेकिन कल 1 महीना पूरा हो जाएगा, तब सारे पैसे मिल जाएंगे। ये सुनकर उसे चेतावनी दी जाती है कि ध्यान रखना, कोई चालाकी मत करना, हमें पूरे पैसों का हिसाब चाहिए, एक भी पैसा इधर उधर हुआ तो अच्छा नहीं होगा। और माया चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। देर रात तक वह चिंता में डूबी रहती है। वह अपने आप से कहती है कि ओ मेरे खुदाया, मैंने तो आधे से ज्यादा दूध मुफ्त में दे दिया। इतने कम पैसे इकट्ठे हुए होंगे, अगर माँ जी को पता चल गया तो वो बहुत गुस्सा करेंगी, पर मैं करती भी क्या? रोज कोई ना कोई जरूरतमंद मिल ही जाता है। आंखों में आंसू लिए वह डरते डरते सो जाती है। अगली सुबह वह मन ही मन हिम्मत जुटाती है और खुद से कहती है कि आज बस मैं उन बच्चों को थोड़ा सा दूध दे दूंगी, लेकिन अब किसी और को मुफ्त दूध नहीं दूंगी। आज माँ जी को पैसों का हिसाब देना है। आज मैं सारा का सारा दूध बेचूंगी। वह बाल्टी भरकर दूध निकालती है और पूरे दिन घर घर जाकर दूध बेचती रहती है। आज वह डर के कारण किसी को मुफ्त दूध नहीं देती, लेकिन जब वही गरीब औरत अपने बच्चों के साथ सामने आती है तो उसका दिल फिर पिघल जाता है और वह थोड़ा सा दूध उन्हें दे ही देती है। शाम तक उसका डब्बा खाली हो जाता है। रात होने लगती है। थकी हुई माया नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। वह अपनी पोटली खोलती है और पैसे गिनने लगती है। पैसे गिनते ही उसका चेहरा उतर जाता है। वो घबराकर धीरे से कहती है कि ओ मेरे खुदाया, ये तो बहुत कम पैसे हैं, अब मैं इन्हें घर लेकर कैसे जाऊंगी? माँ जी बहुत गुस्सा करेंगी। मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरी ही वजह से सब गड़बड़ हो गया, अब पता नहीं मेरा क्या होगा। वो चिंता में डूबी बैठी रहती है। उधर घर में धनिया और राधा बेचैन होकर इधर उधर टहल रही होती हैं। समय बीतता जा रहा होता है। राधा चिंता भरे स्वर में कहती है कि माँ जी, इतनी रात हो गई है, लेकिन माया अभी तक घर नहीं आई। रोज तो वो इतनी देर नहीं करती, आज ही क्यों? धनिया भी परेशान होकर कहती है कि हाँ, आज तो पूरे महीने के पैसे मिलने वाले थे, फिर अभी तक घर क्यों नहीं आई? कुछ पल के बाद राधा शक भरे लहजे में कहती है कि कहीं वो पैसे लेकर भाग तो नहीं गई। धनिया का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में कहती है कि मुझे भी यही लग रहा है, पैसे देखकर इसकी नीयत खराब हो गई होगी। आने दे उसे, आज हम उसे छोड़ेंगे नहीं, बस एक बार वो घर वापस आ जाए। उधर नदी किनारे बैठी माया का दिल डर और उम्मीद के बीच झूल रहा होता है। वो आसमान की तरफ देखती है और कांपती आवाज में कहती है कि ओ खुदाया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि रोज आधा दूध मुफ्त बांटने से उसकी बात अधूरी रह जाती है। और तभी अचानक नदी के पानी में हल्की सी चमक दिखाई देती है। माया डरकर तुरंत खड़ी हो जाती है।
उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो घबराकर इधर उधर देखने लगती है। अचानक पानी से एक उजली रोशनी उठती है और उसके सामने एक अद्भुत सी परी प्रकट हो जाती है, जिसके शरीर पर चमकदार सुनहरे आभूषण जगमगा रहे होते हैं। माया डरते हुए कांपती आवाज में कहती है कि आप कौन है? यहाँ कैसे आई? ओ खुदाया, ये सब क्या हो रहा है? परी उसे शांत करते हुए मधुर स्वर में कहती है कि डर मत माया, मैं एक जल परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। माया हैरानी से पूछती है कि मेरी मदद? आप मेरी कैसे मदद कर सकती हैं? परी मुस्कुराकर कहती है कि मैं काफी देर से तुम्हें यहाँ बैठकर रोते हुए देख रही हूँ। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाई, इसलिए तुम्हारे पास चली आई। फिर वो गंभीर होकर कहती है कि माया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हारे अच्छे कर्मों की गूंज इस नदी तक पहुंची है। तुमने हमेशा दूसरों के दुख को अपने दुख से बड़ा समझा है। तुमने भूखों को खाना दिया, जरूरतमंदों की मदद की। ये सुनकर माया की आंखें भर आती है और वो धीरे से कहती है कि नहीं, मैं अच्छी नहीं हूँ। मैं तो बहुत बेवकूफ हूँ। अगर मैं अच्छी होती तो मेरी जिंदगी में इतनी मुश्किलें क्यों आती? परी प्यार से समझाते हुए कहती है कि पहले तुम मुझे बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? अपने दिल की बात कहो। माया धीरे धीरे अपनी पूरी कहानी बता देती है। वो कहती है कि मेरी सास और जेठानी ने मुझे दूध बेचने भेजा था, लेकिन रोज रास्ते में कोई ना कोई भूखा मिल जाता था, कभी बच्चे कभी बूढ़े। मैं उनसे मना नहीं कर पाती थी, इसलिए आधा दूध मैं रोज मुफ्त में दे देती थी। और आज 1 महीना पूरा हो गया है। आज मुझसे पैसों का हिसाब मांगा जाएगा। परी ध्यान से सुनती है और फिर कहती है कि तुमने जो किया वो गलत नहीं था। तुम दयालु हो, इसलिए तुमने मदद की, और अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। इतना कहकर परी अपने हाथों से पानी भरकर एक मटका निकालती है और माया की ओर बढ़ाते हुए कहती है कि अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। ये मटका अपने घर ले जाओ और जहाँ तुम पैसे रखती हो उसके ऊपर इसे रख देना। माया हैरानी से पूछती है कि लेकिन इस पानी के मटके से क्या होगा? परी मुस्कुराकर कहती है कि जो होगा वो तुम्हारे ही हक में होगा, और याद रखना, कल जो भी तुम्हें मिलेगा तुम्हारी मर्जी के बिना उसे कोई छू भी नहीं पाएगा। माया की आंखों में उम्मीद की एक नई किरण जाग जाती है। वो कृतज्ञ होकर कहती है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। परी धीरे धीरे फिर से उसी चमक में गायब हो जाती है। माया मटका लेकर चुपचाप घर लौटती है। घर पहुंचकर वो देखती है कि धनिया और राधा सो चुकी हैं। वो धीरे से अपने कमरे में जाती है और परी द्वारा दिया गया मटका अपने संदूक के ऊपर रख देती है। उसके दिल में अभी भी डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक अजीब सा भरोसा भी जाग चुका था। अगली सुबह होते ही धनिया और राधा गुस्से में उसके कमरे में आती है। माया अभी सो ही रही होती है। गुस्से में उसकी चादर खींचकर फेंक दी जाती है और तेज आवाज में चिल्लाकर कहा जाता है कि देखो तो जरा, अभी तक सो रही है, जैसे इसे घर की कोई चिंता ही नहीं है। फिर जोर से कहा जाता है कि अरे ओ महारानी, उठ, आज तो मैं तुझसे पैसों का पूरा हिसाब लूंगी। फिर ताने भरे लहजे में कहा जाता है कि क्यों रे माया, हमारी नींद उड़ाकर तू खुद चैन से सो रही है। कमरे में तनाव बढ़ जाता है और अब सच सामने आने का समय आ चुका था। माया डरकर तुरंत उठकर बैठ जाती है और घबराई हुई आवाज में कहती है कि मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, कल घर आने में देर हो गई थी। वो पैसे मैंने उस पेटी में रख दिए हैं। ये सुनते ही दोनों जल्दी से संदूक खोलती है। जैसे ही ढक्कन उठता है, अंदर का नजारा देखकर तीनों के होश उड़ जाते हैं। संदूक के अंदर सोना, चांदी, हीरे और ढेर सारे पैसे चमक रहे होते हैं। धनिया की आंखें फैल जाती हैं और वो खुशी से बोल उठती है कि अरे वाह, मेरी बहू ने तो कमाल कर दिया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा। लेकिन तभी राधा शक भरे लहजे में कहती है कि माँ जी, इतने पैसे दूध बेचने से तो नहीं आ सकते। मुझे लगता है इसने जरूर कुछ गड़बड़ की है, कहीं चोरी तो नहीं की। धनिया का चेहरा सख्त हो जाता है और वो गुस्से में पूछती है कि अरे माया, सच सच बता, इतने पैसे तू कहाँ से लाई है? दूध बेचकर इतने पैसे नहीं आ सकते। माया घबराकर सिर झुकाकर कहती है कि मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं रोज दूध बेचने जाती थी, लेकिन रास्ते में जो भी गरीब मिलता था मैं उसे आधा दूध मुफ्त में दे देती थी, इसलिए मुझे बहुत कम पैसे मिले। कल मैं नदी किनारे बैठकर रो रही थी, तभी वहाँ एक परी आई। उसने मुझे पानी से भरा एक मटका दिया और कहा कि इसे वहाँ रख देना जहाँ मैं पैसे रखती हूँ। ये सब उसी का चमत्कार है। ये सुनकर राधा की आंखों में लालच चमक उठता है और वो तुरंत कहती है कि अम्मा, अगर उस परी ने इसे मटका दिया है तो हमें क्यों नहीं दे सकती? चलिए हम भी चलते हैं नदी किनारे। धनिया भी लालच में आकर कहती है कि हाँ, हम भी वहीं जाएंगे, रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे और वो परी हमें भी मटका दे देगी।
दोनों तुरंत नदी किनारे पहुंचती हैं और वहां बैठकर रोने का नाटक करने लगती हैं। वे जोर जोर से बोलने लगती हैं कि हाय, हम कितने गरीब हैं, हमारा कोई सहारा नहीं, अगर कोई हमारी मदद कर दे तो हमारी जिंदगी बन जाएगी। तभी अचानक नदी के पानी में फिर से चमक होती है और वही परी बाहर आ जाती है। वह शांत स्वर में पूछती है कि तुम दोनों कौन हो और इतनी दुखी क्यों हो। दोनों झूठा रोना रोते हुए कहती है कि हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, कृपया हमारी मदद कर दीजिए। परी कुछ पल उन्हें देखती है, फिर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें भी एक मटका देती हूँ, इसे अपने पैसों की जगह के ऊपर रख देना। दोनों खुशी खुशी मटका लेकर घर लौट आती हैं और उसे संदूक के ऊपर रख देती हैं। फिर वे चैन की नींद सो जाती हैं। अगली सुबह दोनों जल्दी उठती हैं और उत्साह में संदूक खोलती हैं, लेकिन जैसे ही वे अंदर देखती हैं, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। जहाँ सोना चांदी होना चाहिए था, वहाँ सिर्फ पत्थर पड़े होते हैं। घबरा कर वे चिल्लाने लगती हैं कि ये क्या हो गया, हमारे गहने, हमारे पैसे सब पत्थर बन गए। गुस्से से भरकर वे तुरंत नदी के किनारे दौड़ती हैं और जोर जोर से चिल्लाने लगती हैं कि अरे ओ परी, तेरी इतनी हिम्मत, तूने हमारे साथ धोखा किया, हमारे गहने पत्थर क्यों बना दिए। तभी नदी से फिर वही परी प्रकट होती है और शांत लेकिन सख्त आवाज में कहती है कि ये धोखा नहीं है, ये तुम्हारे कर्मों का फल है। फिर वह आगे कहती है कि तुम दोनों लालच में यहाँ आई थी, झूठा गरीबी का नाटक कर रही थी। तुमने माया के साथ जो किया, उसे सताया, भूखा रखा, अपमान किया, उसी की वजह से तुम्हारे घर में ये धन आया। अगर तुम चाहती तो उसके साथ अच्छा व्यवहार कर सकती थी, एक नई जिंदगी शुरू कर सकती थी, लेकिन तुमने लालच और बुराई को चुना, इसलिए जो तुम्हें मिला वही तुम्हारे कर्मों का सच्चा फल है। यह सुनकर दोनों का सिर शर्म से झुक जाता है। उनके पास अब कहने के लिए कुछ नहीं बचता। और वहीं दूसरी तरफ माया अपने कमरे में खड़ी होती है। उसके चेहरे पर शांति होती है। उसके मन में एक सच्चाई गूंज रही होती है कि इस दुनिया में हर इंसान को उसके कर्मों का फल जरूर मिलता है, और उसे ये सब इसलिए मिला क्योंकि उसका दिल साफ था।